आगे अध्ययन करेंगे 11वीं बायोलॉजी के अंतर्गत रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत हम लोग लगभग 3 वीडियो का अध्ययन कर चुके हैं। ये कहना चाहिए चौथा वीडियो है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 1 से लेकर जो 12 क्वेश्चन थे उसका हम लोग विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। ये कहना चाहिए रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब मानव में जो श्वसन तंत्र होती है उनका यहाँ पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले कहना चाहिए हम लोग श्वसन तंत्र का अध्ययन किए थे। उसके बाद विशेष रूप से कहना चाहिए श्वासोच्छ्वास का अध्ययन किए। उसके बाद कहना चाहिए पल्मोनरी एयर वॉल्यूम का अध्ययन किए। उसके बाद रक्त में O2 CO2 का परिवहन कैसे होता है इसका अध्ययन किए। उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन है, यहाँ से भी कई बार कहना चाहिए ऑब्जेक्टिव या फिर 12वीं में पहले 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन आते थे। क्लोराइड शिफ्ट क्या है? क्लोराइड शिफ्ट क्या है? तो ये जो क्लोराइड शिफ्ट होता है ये कहना चाहिए जब रक्त में O2 CO2 का परिवहन होता रहता है तो उसी दौरान होने वाली एक छोटी सी क्या है, ये क्रिया है जिनको कहना चाहिए क्लोराइड शिफ्ट के नाम से जाना जाता है। क्लियर? ये जो क्लोराइड शिफ्ट क्या है, ठीक है, ये क्लोराइड शिफ्ट क्या है इसको जानते हैं। श्वसन क्रिया के दौरान O2 CO2 का परिवहन होता है। विशेष रूप से कहना चाहिए जब कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है तो वहाँ पर किसका निर्माण होता है? HCO3 सिंगल माइनस आयन का। जैसे CO2 का परिवहन 70% CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? बाइकार्बोनेट्स के रूप में होता है, ठीक है। देखिए जब बाइकार्बोनेट्स के रूप में परिवहन होता है तो उस दौरान क्या होता है, ये कहना चाहिए CO2 प्लस ये किससे क्रिया करती है? H2O से। ये कहना चाहिए RBC का H2O है। अब यहाँ पर क्या बनती है? H2CO3। H2CO3 ये कहना चाहिए कार्बनिक अम्ल है H2CO3। ये जो H2CO3 होता है जब इसमें आयनन की क्रिया होती है तो इस प्रकार से टूट जाती है। हाइड्रोजन धन आयन अलग हो जाती है। ये माना जाता है ये हीमोग्लोबिन में चली जाती है। किसमें चली जाती है? हीमोग्लोबिन में चली जाती है और रक्त को कहना चाहिए 7.4 pH प्रदान करते हैं। लेकिन हाइड्रोजन धन आयन प्लस HCO3 सिंगल माइनस आयन, इस प्रकार से ये आयनन की क्रिया होती है तो हाइड्रोजन धन आयन प्लस HCO3 सिंगल माइनस आयन में क्या हो जाती है? ये कार्बनिक अम्ल टूट जाती है। क्लियर? तो यहाँ पर भी इस समीकरण को देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर CO2, यहाँ पर H2O, ये कहना चाहिए कार्बोनिक एनहाइड्राइज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया होती है। यहाँ पर कार्बोनिक कहना चाहिए एनहाइड्राइज नामक एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया होती है और यहाँ पर क्या बनती है? H2CO3, ठीक है। तो यहाँ पर H2CO3 डायरेक्ट नहीं लिखा गया है, इनको विवेजित कर दिया मतलब हाइड्रोजन धन आयन और HCO3 सिंगल माइनस आयन में क्या हो जाती है? ये टूट जाती है। यह क्रिया किस दौरान होती है? CO2 का परिवहन के दौरान। क्लियर? ये क्रिया किस में हो रही है? RBC में। ये कहना चाहिए, ये पूरा कहना चाहिए जो रेड कलर है ये कहना चाहिए RBC है। क्लियर? अब यहाँ पर कहना चाहिए ये जो हाइड्रोजन धन आयन है ये तो कहना चाहिए हीमोग्लोबिन में आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बच गया? HCO3 सिंगल माइनस आयन बच गया। ये HCO3 सिंगल माइनस आयन इसमें विसरण का तीव्र गुण पाया जाता है। इस HCO3 सिंगल माइनस आयन जिनको कहना चाहिए बाइकार्बोनेट आयन कहा जाता है, इसमें विसरण का तीव्र गुण पाया जाता है। इस विसरण के तीव्र गुण के कारण ये HCO3 सिंगल माइनस आयन किस में चली जाती है? ये आ जाती है प्लाज्मा में। ये किस में ट्रांसफर कर जाती है? प्लाज्मा में। ये प्लाज्मा है। HCO3 सिंगल माइनस आयन किस में आ गई? प्लाज्मा में। अब प्लाज्मा में HCO3 सिंगल माइनस आयन आ गई तो ये प्लाज्मा क्या कार्य करती है? अपनी आयनिक संतुलन को बनाए रखने के लिए
अपनी कहना चाहिए संतुलन या आयनिक संतुलन को बनाए रखने के लिए इसमें पाई जाती है क्लोरीन। इसमें क्या पाई जाती है? क्लोरीन। ठीक है, ये क्लोरीन कहना चाहिए प्लाज्मा से किस में आ जाती है? आरबीसी में आ जाती है। मतलब आरबीसी से कहना चाहिए ACO3 सिंगल माइनस आयन किस में चली जाती है? प्लाज्मा में। और प्लाज्मा से क्लोरीन आयन किस में आ जाती है? आरबीसी में आ जाती है। क्लियर? लेकिन यह क्रिया कब होती है? जब रक्त में CO2 की मात्रा बढ़ती है। जब रक्त में CO2 की मात्रा बढ़ती है तो कहना चाहिए ACO3 सिंगल माइनस आयन किस में चली जाती है? प्लाज्मा में चली जाती है। और प्लाज्मा से कहना चाहिए क्लोरीन किस में आ जाती है? आरबीसी में आ जाती है। ये दौरान कब हो रही है? जब CO2 की मात्रा बढ़ती है। लेकिन कहना चाहिए जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, लेकिन जब रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है तो यह क्रिया उल्टा होती है। मतलब ऑक्सीजन की क्रिया जैसे ही बढ़ती है ये क्लोरीन पुनः किस में आ जाती है? प्लाज्मा में आ जाती है। और ACO3 सिंगल माइनस आयन किस में आ जाती है? आरबीसी में आ जाती है। तो इस प्रकार से कहना चाहिए O2 की मात्रा बढ़ती है, घटती है, हमेशा चलती रहती है। तो CO2 की मात्रा जैसे बढ़ती है तो क्लोरीन कहना चाहिए CO2 की मात्रा बढ़ती है तो प्लाज्मा से किस में आएगा? आरबीसी में। और जब O2 की मात्रा बढ़ती है तो ये कहना चाहिए क्लोरीन किस में चली जाती है? प्लाज्मा में चली जाती है। मतलब क्लोरीन का कहना चाहिए इसमें से इसमें और इसमें से इसमें शिफ्ट होती रहती है। इसी कारण इसको कहा जाता है क्लोराइड शिफ्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? क्लोराइड शिफ्ट। क्लियर? मतलब शोषण क्रिया के दौरान जब CO2 का कहना चाहिए जब ट्रांसफर होती रहती है, CO2 का परिवहन होती रहती है तो उस दौरान कहना चाहिए क्या बनती है? ACO3 सिंगल माइनस आयन। तो जैसे ही CO2 की मात्रा बढ़ती है ये ACO3 सिंगल माइनस आयन किस में चली जाती है? प्लाज्मा में। लेकिन इसमें जो कहना चाहिए क्लोरीन होती है वो किस में आ जाती है? आरबीसी में आ जाती है। लेकिन जैसे ही CO2 के बाद कहना चाहिए O2 की मात्रा बढ़ती है ये क्लोरीन पुनः किस में चली जाती है? प्लाज्मा में। और ACO3 सिंगल माइनस आयन जो प्लाज्मा में गई रहती है वो किस में आ जाती है? ये आरबीसी में आ जाती है। तो यहाँ पर क्लोरीन का आना जाना कहना चाहिए लगी रहती है, इसी कारण इसको कहा जाता है क्लोराइड शिफ्ट। क्लियर? यहीं से कहना चाहिए कई बार और छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, 2-3 शब्द सुन लीजिए क्योंकि इसको भी नीट या फिर PMT या फिर अन्य कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, यहीं पर कहना चाहिए एक हो गया क्लोराइड शिफ्ट। सेकंड होता है ऑक्सीजन विघटन वक्र। ऑक्सीजन विघटन वक्र ये भी कहना चाहिए रेस्पिरेशन क्रिया के दौरान अध्ययन किया जाता है। इसी से संबंधित एक होता है बोहर क्रिया या बोहर प्रभाव। एक होता है बोहर प्रभाव और एक होता है हेल्डेन प्रभाव। ये कहना चाहिए इन सब का अध्ययन शोषण क्रिया के दौरान किया जाता है। चाहे आपका बोहर प्रभाव हो, चाहे हेल्डेन प्रभाव हो, चाहे ऑक्सीजन विघटन वक्र हो, ये सब कहना चाहिए श्वसन क्रिया के दौरान अध्ययन की जाने वाली ये सब क्रिया है। क्लियर? अगला देखते हैं त्वचा द्वारा श्वसन किस जीव में होता है। तो यहाँ पर कहना चाहिए विभिन्न प्रकार के जीव होते हैं, अलग अलग जीवों में श्वसन ऑर्गन अलग अलग होते हैं। ये चित्र आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है, इसको मैं लिख कर क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि प्रकृति में कहना चाहिए विभिन्न प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। सभी जंतुओं में एक ही ऑर्गन नहीं होते हैं, सभी जंतुओं में लंग्स ही नहीं होते हैं जो श्वसन क्रिया में भाग लेता हो। अलग अलग जंतु में कहना चाहिए श्वसन ऑर्गन क्या हो सकते हैं? अलग अलग हो सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर जैसे कि कुछ ऑर्गन का नाम दिया गया, मैं बता रहा हूँ। पहला दिया गया है यहाँ पर लंग्स। पहला दिया गया है लंग्स। तो आप सब लोगों को पता होगा लंग्स किस में होता है श्वसन। एक कहना रेप्टेलिया एविज मैमल्स, ये जो लंग्स है ये होता है रेप्टेलिया एविज मैमल्स। मैमल्स मतलब स्तनधारी जंतु, जितने भी कहना चाहिए जिनके शरीर में मैमरी ग्लैंड से पाई जाती है।
ठीक है, उन सबको कहना चाहिए मैमल्स कहते हैं। एविज जितने भी कहना चाहिए बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं। रेप्टिलिया, रेप्टिलिया के अंतर्गत समस्त कहना चाहिए स्नेक मतलब सांप, और समस्त कहना चाहिए छिपकली लेसर टिलिया, और समस्त टारटोइस मतलब कछुआ, और क्रोकोडाइल मगरमच्छ। इन सब में ये सब स्थलीय होते हैं। इन सब में श्वसन आर्गन क्या होते हैं? लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं। क्लियर। दूसरा आर्गन का नाम है गिल्स। दूसरा आर्गन का नाम है गिल्स। गिल्स में आप लोग विशेष रूप से याद रख लेंगे, जो कहना चाहिए फ्रॉग होती है, मेंढक होती है, उनकी जो टेडपोल लार्वा होती है, उनकी जो मेंढक की जो टेडपोल लार्वा होती है उसमें श्वसन होती है गिल्स से। और जो फिश होती है, मछली होती है, तो सभी लोगों को याद है। जो फिश होती है, चाहे आपका कहना चाहिए समुद्री फिश हो या फिर फ्रेश वाटर का फिश हो, मतलब फिश जितने भी मछलियां होती है उनमें श्वसन आर्गन क्या होते हैं? गिल्स होते हैं। और फ्रॉग का कहना है कि जो टेडपोल लार्वा होते हैं उनमें भी श्वसन आर्गन क्या होते हैं? गिल्स होते हैं। एक बार आया था पीएससी में क्वेश्चन आया था, जो कहना चाहिए फ्रॉग होते हैं, ये शीत ऋतु के दौरान हाइबरनेशन, इंग्लिश में शीत ऋतु हाइबरनेशन मतलब ठंड के समय इनका श्वसन आर्गन क्या होता है? तो ठंड के समय इनका श्वसन आर्गन क्या होता है? गिल्स होता है, क्योंकि उस समय कहना चाहिए वातावरण एकदम क्या होती है? नम होती है। वातावरण में शीत ऋतु के दौरान कहना चाहिए शीत पाए जाते हैं, जल पाए जाते हैं, तो इनकी त्वचा भी एकदम नम होती है, तो ये क्या कर सकते हैं? गिल्स द्वारा श्वसन कर सकते हैं। वैसे वो कहना चाहिए कुटेनियस रेस्पिरेशन होता है। क्या होता है ये? वास्तव में कुटेनियस होता है। आप लोगों को बताते समय थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था, गलत हो गया था। वास्तव में मेंढक का जो टेडपोल लार्वा है उसमें कहना चाहिए गिल्स द्वारा होगा, मछली के समान, और इसको हम लोग बोलेंगे कुटेनियस रेस्पिरेशन। क्या कहेंगे इसको इंग्लिश में? कुटेनियस रेस्पिरेशन, त्वचा द्वारा श्वसन। जो त्वचा द्वारा श्वसन होती है उसको कहा जाता है कुटेनियस रेस्पिरेशन। और त्वचा द्वारा श्वसन विशेष रूप से किसमें होती है? फ्रॉग में हाइबरनेशन के दौरान, शीत निष्क्रियता के दौरान, ठंड के समय, क्योंकि उस समय मौसम एकदम नम होती है, वातावरण में कहना चाहिए पानी की बूंद पाई जाती है। क्लियर। और दूसरा होता है अर्थवार्म, दूसरा होता है केचुआ। ठीक है, जो केचुए होती है, अर्थवार्म होती है, उसमें भी कहना चाहिए स्किन द्वारा क्या होता है? श्वसन होता है। तो केचुआ में होने वाली श्वसन को भी क्या कहा जाता है? कुटेनियस रेस्पिरेशन, त्वचीय श्वसन। क्लियर। और गिल्स द्वारा याद रख लेंगे समस्त मछली और फ्रॉग का टेडपोल लार्वा। क्लियर। आगे है ट्रेकिया, ट्रेकिया एंड स्पायरेकिल्स। जो ट्रेकिया होती है, ट्रेकिया मतलब हमारी जो गर्दन में जो नलिका पाई जाती है 12 सेंटीमीटर की, उसको हिंदी में श्वास नाल कहते हैं। ठीक है, तो ये ट्रेकिया कहते हैं। और एक छोटा सा छिद्र होता है, उनको कहा जाता है स्पायरेकिल्स। हमारे शरीर में कहना चाहिए छिद्र को नोज में जो पाई जाती है उसको नॉस्ट्रिल्स कहा जाता है। लेकिन जो मॉस्किटो होते हैं, जो कॉकरोच होते हैं, जो समस्त मच्छर होते हैं मॉस्किटो, उनका श्वसन आर्गन होता है ट्रेकिया, श्वास नाल, और उसमें जो छिद्र होते हैं उसको कहा जाता है स्पायरेकिल्स। क्लियर। आगे है पैरापोडिया, आगे है पैरापोडिया। ये पैरापोडिया कहना चाहिए निरीज में पाई जाती है। एनीलिडा का एक सदस्य है जो समुद्री जल में पाई जाती है। एनीलिडा का कहना चाहिए जो केचुआ होती है वो भूमि में पाई जाती है, नम भूमि में पाई जाती है, उनमें त्वचा से कहना चाहिए श्वसन होती है। और ये जो केचुआ होते हैं, ठीक है, इसमें तो कहना चाहिए कुटेनियस रेस्पिरेशन। लेकिन जो निरीज होते हैं, निरीज मतलब समुद्री जल में पाए जाने वाली एक कृमि है जो एक एनीलिडा का सदस्य है, इनमें कहना चाहिए एक पैरापोडिया आर्गन होता है। इस पैरापोडिया की सहायता से क्या होता है? इसमें श्वसन होता है। हालांकि ये दो कार्य कर सकते हैं। जो पैरापोडिया होते हैं
ये लोकोमोशन का भी आर्गन होते हैं, मतलब प्रचलन के आर्गन होते हैं। तो मतलब प्रचलन का भी कार्य करते हैं और श्वसन का भी कार्य कर सकते हैं। क्लियर। आगे है ट्रेकिया। ट्रेकिया कहने चाहिए, एक बार बता चुका था। ट्रेकिया विशेष रूप से कहना चाहिए जो मॉस्किटो होती है, मच्छर होती है, कॉकरोच होती है, उनमें श्वसन आर्गन होते हैं। आगे है बुक लंग्स। बुक लंग्स हिंदी में कहते हैं उसको पुस्तक फेफड़े, लेकिन हिंदी शब्द प्रचलन में नहीं है, इंग्लिश शब्द ही प्रचलन में है, बुक लंग्स। ये कहना चाहिए बुक गिल्स है, ठीक है। और ऊपर में बुक लंग्स। बुक लंग्स आप लोग विशेष रूप से याद रख लेंगे। स्कॉर्पियन मतलब बिच्छू, स्पाइडर मतलब मकड़ी, और टिक्स और माइट मतलब चिचड़ी और किलनी। मतलब स्कॉर्पियन मतलब बिच्छू, स्पाइडर मतलब मकड़ी, और टिक्स और माइट्स मतलब चिचड़ी और किलनी, इनका श्वसन आर्गन होता है बुक लंग्स। आगे है बुक गिल्स। बुक गिल्स के लिए एक जंतु का नाम याद रख लेंगे, किंग क्रेब। किंग क्रेब, इनको लिम्युलस कहा जाता है, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम या इंग्लिश नाम होता है किंग क्रेब, कॉमन नाम है। इसको कहा जाता है लिम्युलस, और इसको कहना चाहिए लिविंग फॉसिल कहा जाता है, जीवित जीवाश्म। क्लियर। उसी प्रकार से एक और श्वसन आर्गन याद रख लेंगे, टेस्ट। ये जो टेस्ट होते हैं यूरोकार्डेटा होते हैं, इसके अंतर्गत हर्डमेनिया नामक जंतु आते हैं। उसी हर्डमेनिया में एक टेस्ट नामक आर्गन होती है, इनकी सहायता से इसमें क्या होती है, श्वसन होती है। क्लियर। उसी प्रकार से है क्लोकल रेस्पिरेशन। क्लोकल रेस्पिरेशन कहना चाहिए जो समुद्र में पाए जाने वाले जो टर्टल होते हैं उनका श्वसन आर्गन होता है। कोरियन एंड एलेंटोइस। कोरियन एंड एलेंटोइस जो कहना चाहिए रेप्टिलिया होती है, मैमल होती है, ठीक है। रेप्टिलिया एविस मैमल्स है। इनकी जो कहना चाहिए जो भ्रूण होती है, जब कहना चाहिए गर्भ में होते हैं, उस समय इनमें श्वसन होता है कोरियन एंड एलेंटोइस से। ये एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन होते हैं, जिसका अध्ययन हम लोग कहना चाहिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन में किए थे। भ्रूणी अवस्था में जो रेप्टिलिया एविस मैमल्स हैं, इनकी जो भ्रूणी अवस्था होती है वहाँ पर कहना चाहिए एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन पाई जाती है, एमनियान, कोरियन, एलेंटोइस। तो एमनियान तो भाग नहीं लेता है, लेकिन जो कोरियन होते हैं और एलेंटोइस होते हैं, ये दोनों कहना चाहिए भ्रूण के रेस्पिरेशन में भाग लेते हैं। क्लियर। तो आप कहना चाहिए सभी जो रेस्पिरेटरी आर्गन है उसको कहना चाहिए आप लोग अध्ययन कर लेंगे। आप लोगों का कहना चाहिए बुक में भी मिल जाएगा, कोई भी आप के पास जो भी बुक होगा, चाहे लेखक कोई भी हो, उसमें कहने चाहिए एक टेबल में दिया रहता है, ठीक है। उस टेबल को आप लोग विशेष रूप से याद रख लेंगे, ठीक है। जैसे कि प्रोटोजोआ पोरीफेरा सिलेंट्रेटा। प्रोटोजोआ पोरीफेरा सिलेंट्रेटा ये छोटे जीव होते हैं, इनमें कोई रेस्पिरेटरी आर्गन नहीं पाए जाते हैं। तो इनमें शरीर की सामान्य सतह से होते हैं। इनमें श्वसन किनकी सहायता से होते हैं, शरीर की सामान्य सतह से। तो इसको कहना चाहिए, यहाँ पर लिखा गया है जनरल बॉडी सरफेस, मतलब शरीर की सामान्य सतह से होती है। जो प्रोटोजोआ होते हैं, पोरीफेरा होते हैं, सिलेंट्रेटा होते हैं, और कुछ प्लेटी हेलमिन्थिस होते हैं, मतलब छोटे जीव, ठीक है। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटी हेलमिन्थिस। जो निमेट हेलमिन्थिस के जो कृमि होते हैं उनमें एन एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, अनाक्सी श्वसन होता है। लेकिन जो प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और प्लेटी हेलमिन्थिस के कुछ जीव, इनमें शरीर की सामान्य सतह से विसरण के माध्यम से होते हैं, ठीक है। तो सामान्य विसरण के माध्यम से होते हैं, तो इसमें कोई आर्गन कहना चाहिए नहीं पाए जाते हैं। क्लियर। तो इन सब को आप लोग विशेष रूप से याद रख लेंगे, ठीक है। जैसे कि पहला है लंग्स। लंग्स की सहायता से होती है रेप्टिलिया एविस मैमल्स है। उसके बाद है गिल्स। गिल्स कहना चाहिए विशेष रूप से मछलियों में होती है, और जो फ्रॉग होती है उनके टेडपोल लार्वा में होती है। और जो पाइला और यूनियो, पाइला और यूनियो विशेष रूप से कहना चाहिए जो यूनियो होती है उनमें भी कहना चाहिए टिनिडियम से होती है।
टिनिडियम मतलब एक प्रकार से क्या है, वो गिल से ही है। ठीक है, स्किन द्वारा किसमें होती है उनको विशेष रूप से देख लेंगे। कुटेनियस रेस्पिरेशन ये एनीलिडा के अंतर्गत केचुआ में होती है। ठीक है, और फ्रॉग में कहना चाहिए हाइबरनेशन के दौरान होती है। ट्रेकिया और स्पायरेकिल्स ये कहना चाहिए मॉस्किटो में होती है। बुक लंग्स याद रख लेंगे, स्कॉर्पियन, स्पाइडर, और कहना चाहिए जो माइट होती है, टिक्स होती है, चिचड़ी किल्ली में देख लेंगे। बुक गिल्स इसमें कहना चाहिए किंग क्रेप देख लेंगे, लिमुलस। उसी प्रकार से टेस्ट देख लेंगे यूरोकार्डेटा के हर्डमेनिया में। उसी प्रकार से कोरियन एंड एलेंटोइस ये रेप्टिलिया एविज मैमल्स के जो भ्रूण होती है उनमें कहना चाहिए इनके द्वारा क्या होते हैं, श्वसन होते रहते हैं। क्लियर। अब आगे क्वेश्चन है, ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीडेशन से कितने एटीपी बनते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर मुख्य रूप से हम लोग अध्ययन करेंगे ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन में अंतर। ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन में अंतर, ये वास्तव में कहना चाहिए ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन को श्वसन तंत्र को अध्ययन करते ही कहना चाहिए इसका अध्ययन किया जाता है। क्लियर। वैसे कहना चाहिए श्वसन का समीकरण क्या होता है। ठीक है, पहले मैं आप लोगों को ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन दोनों का कहना चाहिए एक समीकरण बता रहा हूँ। ठीक है, दोनों के समीकरण में दोनों क्लियर हो जाएगा, लेकिन इतना याद रखेंगे ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग होगा, अनॉक्सी श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होगा। इंग्लिश में इसको एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब ऑक्सी श्वसन अनॉक्सी श्वसन, दूसरा वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन, नाम से क्लियर है। ऑक्सी श्वसन जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग होगा, अनॉक्सी श्वसन जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होगा। और जो सामान्य रूप से हम लोग जो श्वसन का अध्ययन करते हैं वो कहना चाहिए ऑक्सी श्वसन का ही अध्ययन करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर पहले मैं दो समीकरण बता रहा हूँ, एक एरोबिक और एक एनएरोबिक का। ठीक है, पहला होता है ऑक्सी श्वसन। इसमें पहला हम लोग लिख देते हैं ग्लूकोज C6H12O6, ये कहना चाहिए क्या है, ये ग्लूकोज है। ये वास्तव में कहना चाहिए ग्लूकोज कहाँ होती है, ये कोशिका है और कोशिका के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पर कहना चाहिए क्या है, ग्लूकोज है। ठीक है, ये जो भोजन का पाचन के बाद ये ग्लूकोज कहाँ पहुँच जाते हैं, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में। अब हम लोग श्वसन की क्रिया में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। श्वसन की क्रिया में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन कहना चाहिए इनका क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। ठीक है, और ऑक्सीडेशन करने के बाद यहाँ पर क्या बनेंगे, 6CO2 प्लस 6H2O और प्लस ATP के रूप में ऊर्जा का क्या होगा, निर्माण होगा, ATP। क्लियर। ये कहना चाहिए ग्लूकोज। ठीक है जी, और ये कहना चाहिए आपका श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन इसका क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। तो जैसे ही हम लोग 6O2 लेते हैं तो क्या बनेगा, 6CO2 और 6H2O और ATP के रूप में ऊर्जा की क्या होती है, निर्माण होती है। ये श्वसन का कहना चाहिए समीकरण है। तो श्वसन का कहना चाहिए समीकरण है, तो इनका परिभाषा क्या होता है, श्वसन एक कहना चाहिए जैव रासायनिक क्रिया है। श्वसन क्या है, एक जैव रासायनिक क्रिया है। इस जैव रासायनिक क्रिया में विशेष रूप से कहना चाहिए ये जो जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ होते हैं इनका ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति कह सकते हैं, क्योंकि श्वसन दो प्रकार का हो सकता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति या फिर अनुपस्थिति में इनका ऑक्सीडेशन किया जाएगा। ठीक है, जिसके फलस्वरूप CO2 और H2O या फिर अन्य एल्कोहल की क्या हो सकती है, निर्माण हो सकती है।
और एटीपी के रूप में ऊर्जा की क्या होती है, निर्माण होती है। जब एटीपी के रूप में ऊर्जा की निर्माण होती है तब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, श्वसन कहते हैं। जब एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा तब उसको श्वासोच्छ्वास कहा जाता है, ब्रीथिंग कहा जाता है। क्लियर। अब देखते हैं अनाक्षी श्वसन का समीकरण। अनाक्षी श्वसन का समीकरण में कहना चाहिए एनएरोबिक रेस्पिरेशन में C6H12O6 एक ग्लूकोज है। अब यहाँ पर कहना चाहिए हमको ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करना है, ये अनाक्षी श्वसन है। तो यहाँ पर लिख देते हैं ईस्ट जाइमेज। ये ईस्ट एक कवक है, उसमें जाइमेज नामक एंजाइम पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि अनाक्षी श्वसन तो जंतुओं में होती है, अनाक्षी श्वसन उच्च जंतु में नहीं होती है। अनाक्षी श्वसन कुछ कवक में होती है, कुछ बैक्टीरिया में होती है, कुछ एनएरोबिक कृमि में होती है। तो जैसे कि मान लीजिए कहना चाहिए कुछ कवक में होती है, तो ये ईस्ट ये कवक है, ये जाइमेज एक एंजाइम है। ये जाइमेज नामक एंजाइम इस जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑक्सीडेशन करती है और यहाँ पर क्या बनती है, एथिल एल्कोहल का 2 अणु C2H5OH, एथिल एल्कोहल का 2 अणु और 2 अणु कहना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड की बनती है। और यहाँ पर एटीपी भी बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर एटीपी बनेंगे लेकिन मात्र 2 एटीपी बनेंगे, जबकि ऑक्सी श्वसन में 38 एटीपी बनते हैं। ऑक्सी श्वसन में 38 एटीपी बनते हैं और अनाक्षी श्वसन में 2 एटीपी बनते हैं। क्लियर। तो यह हो गया आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन का समीकरण। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में कहना चाहिए ये ग्लूकोज है, ये ईस्ट का ये जाइमेज नामक एंजाइम है। ये जाइमेज नामक एंजाइम इनका अनाक्षी शोषण करेगा, मतलब फर्मेंटेशन का कार्य होगा, किण्वन की क्रिया होगा। तो किण्वन के बाद में एथिल एल्कोहल का 2 अणु और कार्बन डाइऑक्साइड का 2 अणु बनेंगे। क्लियर। और यहाँ पर कहना चाहिए एटीपी की संख्या कितना बनेंगे, एटीपी मात्र 2 बनेंगे। ठीक है, जबकि कहना चाहिए एरोबिक रेस्पिरेशन में एटीपी कितने बनेंगे, 38 बनेंगे। ये हो गया आपका श्वसन का परिभाषा, ऑक्सी श्वसन और अनाक्षी श्वसन। क्लियर। ऑक्सी श्वसन कहना चाहिए लगभग सभी बड़े जीवों में होती है, और जो अनाक्षी श्वसन होती है याद रख लेंगे, कुछ कहना चाहिए कवक मतलब फंजाई, और कुछ कहना चाहिए बैक्टीरिया, और कुछ कृमि जो हमारी आहार नाल में पाई जाती है जैसे कि टीनियम सोलियम, और इसी प्रकार से कहना चाहिए फेसिओला, और इसी प्रकार से हमारे शरीर की कुछ मसल्स, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कुछ जो मसल्स होते हैं ये भी अनाक्षी श्वसन कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बहुत अधिक मेहनत का कार्य करता है, जब अधिक मेहनत का कार्य करता है या फिर अधिक कहना चाहिए दौड़ने कार्य करता है, पर्वतारोही है मान लो, मतलब उनके शरीर में कहना चाहिए ऑक्सीजन की कमी हो गई, या व्यायाम के समय या फिर दौड़ते समय या फिर पर्वत के ऊपर चढ़ते समय या फिर बहुत ज़्यादा कार्य करते समय उनके मांसपेशियों में ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो उस दौरान हमारी मांसपेशियों में भी अनाक्षी श्वसन हो सकता है, लेकिन अनाक्षी श्वसन के दौरान हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का निर्माण हो जाएगा, और जैसे ही लैक्टिक एसिड का निर्माण होगा हमको किसका अनुभव होगा, थकान का अनुभव होगा, या फिर थकान लगना शुरू हो जाएगा। क्लियर। तो अनाक्षी श्वसन कुछ फंजाई में होती है, कुछ बैक्टीरिया में होती है, कुछ कृमि में होती है मतलब टीनियम सोलियम, फेसियोला हमारे शरीर में पाए जाने वाली मांसपेशियों में पाई जाती है, और कुछ पुस्तकों में लिखा रहता है हमारी जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड कार्पल्स, इसमें भी अनाक्षी श्वसन होता है। हमारी आई में पाई जाने वाली जो कार्निया होती है, जो लेंस होती है, इन सब में भी कहना चाहिए अनाक्षी श्वसन ही होता है। मतलब आरबीसी में भी, कार्निया में भी, लेंस में भी, कुछ बैक्टीरिया में, कुछ फंजाई में, और कुछ कृमि जो हमारे आहार नाल में पाई जाती है जैसे टीनियम सोलियम, फेसियोला, हेपेटिका, इन सब में। इसी प्रकार से एक कृमि होता है एस्केरिस। ठीक है जी, ये एस्केरिस भी कहना चाहिए हमारे ही आहार नाल में पाई जाती है। इनमें भी एनएरोबिक मतलब अवायवीय श्वसन होती है,
बाकी समस्त एनिमल और समस्त पौधे में कौन सी रेस्पिरेशन होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सी श्वसन होता है। क्लियर? तो यहाँ पर कुछ अंतर देखते हैं, इतने में तो लगभग कुछ अंतर क्लियर हो गया है। ठीक है जी, देखते हैं। ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, अनॉक्सी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। क्लियर? जब ऑक्सी श्वसन होगा तो उसका अंतिम उत्पाद क्या होगा? CO2 और वाटर। जब अनॉक्सी श्वसन होगा तो उसका अंतिम उत्पाद क्या होगा? एथेनॉल, मतलब एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। इसको भी कई बार पूछा जाता है। ऑक्सी श्वसन होगा तो समीकरण के अंत में हम लोग देखते हैं तो ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सी श्वसन में CO2 बनेंगे और वाटर बनेंगे। अनॉक्सी श्वसन में एथेनॉल, जिसको एथिल एल्कोहल कहा जाता है, एथिल एल्कोहल बनेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। क्लियर? ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति, अनॉक्सी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। ऑक्सी श्वसन में CO2 बनेंगे और वाटर बनेंगे, अनॉक्सी श्वसन में एथिल एल्कोहल बनेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। क्लियर? ऑक्सी श्वसन में 38 ATP बनेंगे, ऑक्सी श्वसन में 38 ATP बनेंगे, अनॉक्सी श्वसन में मात्र 2 ATP बनेंगे। और इस 38 ATP से लगभग कहना चाहिए 673 किलो कैलोरी ऊर्जा की क्या होती है? निर्माण होती है। ठीक है, ऑक्सी श्वसन में सबसे अधिक मात्रा में कहना चाहिए ऊर्जा का क्या होता है? निर्माण होता है। लगभग कहना चाहिए 673 किलो कैलोरी ऊर्जा का क्या होगा? निर्माण होगा। जबकि अनॉक्सी श्वसन में मात्र 21 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होगा, मतलब 38 ATP से लगभग 673 किलो कैलोरी और 2 ATP से 21 किलो कैलोरी ऊर्जा का क्या होगा? निर्माण होगा। क्लियर? और ये जो ऑक्सी श्वसन सामान्यतः सभी जंतु उच्च पादप में होते हैं। अनॉक्सी श्वसन कुछ बैक्टीरिया, कुछ कवक और कुछ कृमि, RBC, कॉर्निया, लेंस, इन सब में कहना चाहिए यह क्रिया होती है। क्लियर?